Hello everybody, so let's start with the technical drawing revision class. So let's go. The first topic which we are covering is the universal representations. तो आओ मैं आपको बता देता हूँ हर चीज़ के बारे में। सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ते हैं वो है हमारी कंटिन्यूस थिक लाइन। बेसिकली जो भी आपकी ये विजिबल एजेस होती हैं ना, उनको हम कंटिन्यूस थिक लाइन से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे मैं आप समझो कि मेरा एक ब्लॉक था, ठीक है, और उस ब्लॉक के अंदर आप समझो पूरा मेटल था, समझो एक पूरा मेटल का मेरा ब्लॉक था, तो ये पूरा मेटल है। मैं यहाँ एम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब उस ब्लॉक की एक आउटलाइन सी जो मुझे दिख रही है ना अपनी आंखों से, तो उस आउटलाइन को हम विजिबल एज कहते हैं, ठीक है। और अब मैंने क्या करा है कि मैंने उस विजिबल एज को इस ब्लैक कंटिन्यूस थिक लाइन से बना दिया है। तो इसीलिए ये सबसे पहली तरीके की हमारी यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे कहते हैं हम कंटिन्यूस थिक लाइन से आप विजिबल एजेस को बनाते हो। ओके, नाउ लेट मी क्लियर दिस। Okay, so now let's go on to the second part, that is actually the hidden lines. अब आप समझो कि मेरा एक ऐसा सा जॉब है, मेरा एक ऐसा सा पीस है, ठीक है, और मुझे क्या करना है कि ना मुझे इसकी फर्स्ट आई मीन इसकी मेरे को जो है ना फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है। समझो ये मेरा कोई एक ऐसी सी जॉब थी और मेरे को ये मुझे इसका साइड व्यू दे रखा है और मुझे इसका फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है। तो अब मैं जब फ्रंट व्यू में बनाऊंगा तो बेसिकली ये मुझे ये कैसे दिखेगा, मुझे ये दिखेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल है मुझे तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, लेकिन अब मेरे पास पता है क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि अभी कि अगर आप समझो कि एक और ब्लॉक था, वो भी बिल्कुल कुछ ऐसा सा ही था, है ना। अब आप मेरे को बताओ कि इसका भी अगर मैं बताऊं कि इसका भी ये भी एक साइड व्यू है, इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो कैसा होगा। तो आप बोलो कि भाई देख भाई अगर ये साइड व्यू है तो इसका भी फ्रंट व्यू कुछ ऐसा सा ही होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब फिगर 1 का और फिगर 2 का अगर हम जो साइड व्यूज दे रखे हैं इन सब के फ्रंट व्यू हमें सेम ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हो सकती है जिस चीज़ को हमने कैसे सॉल्व करा है कि ये देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो ये वाली फिगर है ना, फिगर नंबर 1, इसके अंदर हमें दिख रहा है कि एक ना ये अलग से ये पार्ट सा निकला हुआ है, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से करता हूँ, आपको दिखेगा एक ये ना एक अलग सा पार्ट सा निकला हुआ है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन को अब इसकी भी तो एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें फ्रंट व्यू में नहीं दिखा पा रहे। तो बेसिकली ये छुपा हुआ है ना, बेसिकली इट्स हिडन। तो इस हिडन चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल इसी की ही आप समझ लो हाइट पे हम हमारा जो मेन व्यू है, ये वाला जो व्यू है हमारा फ्रंट व्यू जो है ना, हम इसमें क्या करेंगे डॉटेड लाइन से वो एज बना देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब ने मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, डॉट लाइन से आप जो है अपना हिडन एज दिखाते हो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी थर्ड, फिक्टिव एजेस। अब आप समझो कि मेरे पास एक पीस था मेरा, ठीक है, कैसा सा पीस था मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ऐसा सा कुछ मेरा पीस था, ओके। तो मेरा कुछ ऐसा सा पीस था। अब क्या है कि अगर मैं इसे बहुत दूर से देखूं, ठीक है, तो हम जो नॉर्मली इसे समझेंगे, हम समझेंगे ये कुछ ना ऐसा सा है, ठीक है, बल्कि ये ऐसा है नहीं, ये एक कर्व्ड है, एक रेडियस की तरह है, ठीक है। अगर आप ये ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये एक रेडियस की तरह जा रहा है ना। तो ये कर्व्ड है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं फिक्टिव एज, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं फिक्टिव एज, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी सी शेप हो तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे कि ना आप अपना यहाँ से जो
इसके बिल्कुल एडजेसेंटली आप समझो इसी की ही लाइन को आपको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाना है, ठीक है? और अब आप इस जो हमने ये दिखाया है ना, ये जो इनका इंटरसेक्शन दिखाया है, इस इंटरसेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक फ़िक्टिव एज है, मतलब ये जो है आपका कुछ ऐसा-सा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा कर्व्ड में है, ठीक है? मतलब ये एक कर्व्ड है, ओके? ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चौथे उस पे आते हैं, ठीक है? जो कि है फ्लैट सरफेस ऑन राउंड पार्ट, ठीक है? अब मैं आपको एक बार इसको फिर से पूरा बना के दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने वीडियो तो आप समझो कि मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट था, राउंड ऑब्जेक्ट, राउंड सिलेंड्रिकल बेसिकली एक मेरे पास मेरा वर्क पीस था, ठीक है? तो अब मेरे सिलेंड्रिकल वर्क पीस के अंदर क्या होता है कि अब आप समझो ये जो है ना, ये मेरा फ्रंट व्यू है इसका। आप समझो कि ये जो है ना मेरा ये मेरे उस लेथ के पार्ट का फ्रंट व्यू है, ठीक है? अब आप बोलोगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब-सा लग रहा है, रुको मैं आपके लिए ये भी फिर से बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है? तो आप समझो कि ये मेरा एक लेथ का पीस था और उसके ऊपर कुछ ऐसा-सा हो रखा था, ठीक है? तो अब ये बेसिकली क्या चीज़ है? तो अब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसका फिर यहाँ पे साइड व्यू बनाया है, ठीक है? ये मैं लिख देता हूँ फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो मैंने इसका जब साइड व्यू बनाया तो मुझे पता चला कि ये जो मेरा पूरा है ना ये पूरा सिलिंड्रिकल तो है, लेकिन यहाँ से ये कटा हुआ है, मतलब यहाँ से ये कुछ ऐसा-सा दिख रहा है, अजीब सा सिलेंडर सा बन रहा है, ऊपर से कटा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मतलब इस लेंथ तक समझो, अगर इस लेंथ को मैंने 10 बोला है, तो 10 तक उसकी जो शेप है ना, उसकी शेप कुछ ऐसी-सी है, मतलब सिर्फ़ इधर तक मेटल है, ठीक है? और फिर 10 के बाद क्या होता है, पूरे में मेटल आ जाता है, ओके? तो अब इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन हमें अगर करनी है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है? यस। तो मैंने अभी क्या करा है कि मैंने पास ये थी मेरी फ़िगर थी, ये वाली मेरी फ़िगर थी और मैंने इसका ये साइड व्यू बनाया यहाँ पे, ठीक है? ये मेरी फ्रंट व्यू था। अब मेरे को इसका टॉप व्यू बनाना है। तो बेसिकली अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँगा तो मेरे को ये एक खाली ऐसा-सा एक रेक्टेंगुलर सा दिखेगा, जो कि इसमें रुक जाओ मैं सेंटर लाइन बना देता हूँ, ठीक है? ताकि ये पता चल जाए कि एक सिलिंड्रिकल पीस है। ठीक है? तो ये एक मेरे पास पीस था। अब मेरे को बेसिकली ये बताना है कि भाई देखो, अगर तुम ध्यान से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो तो ये पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल तो है नहीं, ठीक है? और इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई देखो, मैंने ना क्या करना है, मुझे फिर क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपना जो मेरे पास एक ये जैसे जो फ्लैट सरफेस आ रहा है ना, ये वाला जो फ्लैट सरफेस है, मुझे इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करना है। तो मैं इसको कैसे रिप्रेज़ेंट करूँगा? मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसा-सा एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, ठीक है? और फिर उसके ऊपर ऐसे-ऐसे डायगोनल्स उसके मिला दूँगा, ठीक है? तो इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें टेक्निकल ड्राइंग में ये पता चल जाएगा कि ये जो मैंने रिप्रेज़ेंट करा है ना, बेसिकली ये इस चीज़ के लिए है कि अगर आपको दिखाना हो कि अगर आपका एक सिलिंड्रिकल सा सरफेस है, ठीक है? और उस सिलिंड्रिकल से सरफेस पे आपका कुछ ऐसा-सा फ्लैट सा कुछ एरिया है, तो आप उसको ऐसे रिप्रेज़ेंट कर दोगे, ओके? आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और हाँ, इसकी जो डायगोनल्स हैं, आपको इसे बनाना है कंटीन्यूअस थिन लाइन से, ओके? आओ, तब हम हमारे 5th उस पे आ जाते हैं, तो कि बेसिकली एक आपकी एक्सिस लाइन को बताता है। एक्सिस लाइन बेसिकली वही है जो हम सेंटर लाइन बनाते आए हैं अब तक, मतलब उसी को ही डिपिक्शन आप कह सकते हो, एक तरीके का होता है, ओके? तो उसको आप थिन डैश डॉट लाइन से रिप्रेज़ेंट करते हो, ओके? आओ, हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम, ठीक है? हाँ,
सेकेंड टॉपिक था बेसिकली हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, रुको मैं आपको इसे अच्छे से बना के दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने ये बताया था कि भाई देखो, अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बेसिक डिफरेंस देखें तो उसके अंदर आपको एक चीज जो है वो याद करके रखनी है, वो है एक कॉनिकल फिगर, ये वाली। ठीक है, एक ऐसी सी फिगर होती है। ठीक है, लाइक यू गो लाइक दिस दिस और दिस। ओके, तो एक ऐसी सी फिगर होती है कॉनिकल फिगर। अब आपको मेन चीज इसमें क्या याद रखनी है कि ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें इसका जो साइड व्यू है ना, वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना है। लेफ्ट मेन व्यू जो होता है उसको साइड व्यू कहते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड का व्यू होता है ना, उसको हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना है। अब इसकी एक मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक कैसी थी कि भैया कि अब आपके सामने कोई भी फिगर आई, ठीक है, और उसको बोला गया कि आपको इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट चीज़ जो मेरे दिमाग में आई है वो क्या है कि लेफ्ट फिगर में बनानी है, मतलब साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू किसका होता है? लेफ्ट का होता है। तो मतलब जो लेफ्ट में बनेगा, इसका मतलब ये कि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आई लेफ्ट, तो मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले आपको लेफ्ट में ही अपनी वो जो फिगर है वो बनानी है साइड व्यू। ओके, तो अब हम फिर से वो करते हैं, वो थोड़ा सॉरी गाइस, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो हाँ, मैं कह रहा था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर जो आपका लेफ्ट व्यू होता है ना, साइड व्यू, वो आपके राइट हैंड साइड पे बनाया जाता है। मतलब आप अगर यहाँ से देख रहे हो, आप अगर यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में देख रहे हो, तो आपका जो व्यू है वो इधर से इस तरफ बनेगा। ठीक है, मतलब ये है कि अब ऑफ कोर्स आप मेरी इसी ट्रिक का यूज़ कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ आपने से पहला थॉट आया लेफ्ट का, लेफ्ट बनानी है, तो फिर लेफ्ट बनेगी वो, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा। तो फिर अच्छा, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा? मतलब यही होगा कि भाई जो फर्स्ट नहीं है तो मतलब वो राइट में बनेगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड, जो हमारा वो होता है मेन व्यू। ठीक है, साइड व्यू। ओके, तो हेल्प, तो आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था गाइज हमारा थ्रेड्स का। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, अगर आप देखो तो ये एक हमारी थ्रेड की फिगर होती है। अगर आप ध्यान से देखो ना इस चीज़ को, तो ये एक हमारा थ्रेड होता है। ओके, इस मतलब बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है एक थ्रेड की। ओके, अब क्या होता है कि ये जो है ना, ये इसकी आउटर लाइन जो होती है, इसको हम बनाते हैं थिक लाइन से। ठीक है, कंटिन्यूअस थिक लाइन से। और जो इसकी जो ये इनर लाइन है ना, ये बनाते हैं हम कंटिन्यूअस थिन लाइन से। ओके, ये उससे बनाई जाती है। ओके, और अब हमें अगर इस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन करनी है ना इसी चीज़ की, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस सर्कल के अंदर मैंने क्या करा है, इस सर्कल के अंदर ये वाला जो मेरा सर्कल है ना, ये इसका आउटर एज, जैसे आप ये देख सकते हो जो रेड लाइन है वो बता रही है कि ये जो इसका आउटर एज है ना, वो मैंने बनाया हुआ है। ये जो आप समझ लो ये मेरा एक थ्रेड है। ठीक है, तो मतलब मेरी बेसिकली ये जो है ना, मेरी जो आउटर एज होती है वो बड़े वाले सर्कल से बनाई गई है, और जो मेरे छोटे वाले होते हैं ना, छोटे वाले जो होते हैं, उसे मैंने अपने ब्लू से डिपिक्ट करा हुआ है। तो ब्लू से मेरा ये छोटे वाला पार्ट। ठीक है, तो उसको आप ऐसे दिखाते हो। ठीक है, सिमिलरली एक होता है सेकंड व्यू जो होता है आपका सेक्शन के साथ दिखाया जाता है। तो इसके अंदर आपकी जो हैचिंग होती है ना, उसको कर दिया जाता है। ओके, मैं आपको ये अच्छे से दिखाता हूँ, एक मिनट कोशिश करता हूँ। हम्म, हम्म, ओके, तो अगर आप ये देखो ध्यान से, तो क्या है ना, बेसिकली एक ऐसे तरीके का, एक अलग तरीके का स्क्रू है जो कि बीच में से ना हॉलो है। तो इसलिए मैंने इसका यहाँ वाला जो पार्ट है ना, उसे हॉलो लिखा हुआ था। ठीक है, और जो मेरा, मैंने इस स्क्रू को एक्चुअली बीच में से काट दिया है। बीच में से काट दिया है, तो इसलिए ये जो सारी आप हैचिंग देख पा रहे हो, ये वो पार्ट्स है जहाँ पे मेरा
मेटल कट हुआ है। अभी हम आगे सेक्शनिंग और पढ़ेंगे अच्छे से, इसमें आपको मतलब मैं आपको बता पाऊंगा, थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे जब हम, ठीक है। तो इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है क्योंकि ये अंदर से इसका एक और पार्ट था जिसके अंदर आप हो सकते हो स्क्रू डालते हो या फिर अपना कोई स्क्रू ड्राइवर डालते हो, तो उस चीज़ को हमें ऐसे ये डॉटेड लाइन और ऐसे 3/4 से रिप्रेजेंट करेंगे, 3/4 ऑफ फुल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ठीक है। ये आपका इंटरनल थ्रेड है और ये आपका जो है आउटर थ्रेड है, ओके। चलो और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम स्पेशल काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली ये होता है कि, एक मिनट, हाँ, हाँ, तो स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली ये होता है कि जब आपको अपना कोई एक ऐसा व्यू दिखाना होता है ना जो आपका बेसिकली फेवरेबल हो, फेवरेबल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करनी है, ठीक है, अब किसी भी चीज़ की, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं मेरी जो ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो मेरी फिगर है, ठीक है, मैं इसको ऐसे देखूं, इस तरफ से देखूं, ठीक है, तो ये मुझे कैसी दिखनी चाहिए, मतलब तो ये मुझे कुछ ऐसी सी दिख रही है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि मैं जब इसे इस ए वाले पॉइंट से देख रहा हूँ ना, व्यू जो मैं कर रहा हूँ, मैं इसे ए वाले पॉइंट से कर रहा हूँ, तो मुझे ये मेरी जो फिगर आ रही है वो कुछ ऐसी, एक मिनट में रेड से बनाता हूँ, तो मुझे कुछ वो ऐसी सी दिख रही है, ओके। अब क्योंकि मैंने ये बनाया है और ये बिल्कुल इसके एडजेसेंट है, तो मैं यहाँ पे डैश डॉट लाइन का यूज़ करूँगा, ठीक है, उस चीज़ को, उसी पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलो आओ, अब हम आते हैं सेकंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन पे। सेकंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इसके लिए होती है कि अगर आप इमेजिन करो कि आपके पास एक गियर है, ठीक है। अब ये मेरे पास जो ये गियर है ना, मेरे इस गियर में क्या है कि इसका जो मैं जानता हूँ कि इसके जो सारे पार्ट्स हैं ना, मतलब इसका जो आप समझो कि जैसे मेरा ये गियर है तो इसका ये पार्ट सिमेट्री है, इसके साथ सिमेट्री है, ठीक है, ये एक 1/4 था मेरा, और ये पूरा सिमेट्रिकल इसके साथ है, मतलब सेम नंबर ऑफ आपके जो टीथ है ना वही है, ठीक है, सेम रेडियस है, सब कुछ सेम ही है। तो मतलब एक, जैसे अगर मैं बताऊं कि एक सर्कल होता है, ठीक है, अब उस सर्कल के अंदर अगर मैं ऐसे 4 टुकड़ों में काटूं, तो सर्कल छोड़ो, एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, उस पिज़्ज़ा को, पिज़्ज़ा है ना, टॉपिंग्स डालते हैं अच्छी सी, तो ये टॉपिंग्स वाला पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब हम जो डोमिनोज वाले हैं उन्होंने इसे 4 टुकड़ों में अच्छे से काटा है, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा कि सबके पास इक्वल इक्वल चीज़ें होंगी ना, इसमें अज्यूम करते हैं कि सबके पास इक्वल इक्वल चीज़ें ही होंगी, ठीक है। तो बेसिकली चारों आपस में हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्री में है, ठीक है। तो चारों जब आपस में सिमेट्री में होते हैं ना, तो अब समझो यही अगर हम टेक्निकल ड्राइंग में यूज़ करें तो क्या होगा, तो टेक्निकल ड्राइंग के अंदर हमें ये पूरी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम 1/4 फिगर से भी चल सकता है। इसका मतलब ये है कि अब आप समझो मैंने अपनी एक ऐसी लाइन बनाई, मैं आपको ये बताता हूँ इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एस लाइन से होती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है और ये ऐसे है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है हमने, हमारी जो दो लाइन जा रही है उनके ऊपर, और बीच में हम उसका 1/4 पार्ट डाल देंगे जो कि सिमेट्री के साथ है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ओके। तो बस आप समझ जाओ। अब मैंने अगर ये बना दिया ना, तो जाहिर सी बात है जो भी मेरा समझो जो मेरा जो ये टूल बना रहा होगा ना, गियर बना रहा होगा, उसे क्लियर हो गया, अच्छा तो मतलब अगर मैंने सिर्फ इसकी आपको मेजरमेंट दे दी, समझो एम लिख दिया, तो मतलब वो समझ गया कि अच्छा मतलब ये जो है ना ये पूरा का पूरा ऐसा ही है और सब कुछ इसका ऐसा सब बना हुआ है, सबके टीथ हैं, ये है, इसने बस अभी इतना बना के मुझे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली वो हाफ का होता है। अब आप समझो कि मेरे पास एक ऐसा पीस था जो यहाँ से तो आपके उसके टीथ अलग थे और नीचे की तरफ उसके टीथ अलग थे, है ना। तो अब ये जो सिमेट्री में तो है, लेकिन ये सिर्फ इस सिमेट्री में, वर्टिकल सिमेट्री में है, तो ये बेसिकली हाफ सिमेट्री ऑफ फुल व्यू कहा जाएगा इसको, ओके।
तो उसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? ऐसे बनाया और ये मेरा एक गियर बन गया और ये यहाँ तक मेरा ये है और फिर मेरी ये वाली टीथ है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप बड़े आराम से। अब हम आते हैं हमारी थर्ड पे, ठीक है, वो है ओरिजिनल शेप की रिप्रेजेंटेशन पे। अब आप समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या था, मेरे पास ना एक ऐसी सी रॉड थी सीधी सीधी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उस रॉड को सीधा सीधा था ना, मैंने तो उसे ऐसे मोड़ दिया भाई, ठीक है, मतलब मैंने ऊपर से उसे थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये मुड़ा हुआ लग नहीं रहा, मैंने क्या करा, उसे मुड़ा हुआ ऐसे से बना दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या है, लेकिन भैया देखो अब टेक्निकल ड्राइंग है, मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखो ये तो रिप्रेजेंट है कैसे, क्योंकि ये भैया हमारा फाइनल व्यू है, लेकिन अब मुझे उसे दिखाना था कि भाई तू देख ये तो है ही है, लेकिन फिर इसकी ओरिजिनल जो शेप थी ना वो कुछ ऐसी सी थी कि वो ऐसे जा रहा था और वो ऐसे था, लेकिन इन दोनों में तो मेरे बहुत फर्क है ना, मतलब ये दोनों तो सेम तो बिल्कुल नहीं लग रहे अभी। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ना क्या करते हैं, हम ना ये जो वाला जो इसका पार्ट होता है ना, इसे हटा देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जहाँ से ये बेंडेड है ना, वहीं पे एक हमारी एक ऐसी लाइन लगाते हैं, और हम जितना वो बेंड है उतना मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है, ओके। और फिर मैं अपनी डॉटेड लाइन का उपयोग करूंगा, और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी ना उतना मैं उसे अपनी डॉटेड लाइन से बना दूंगा। तो ये बेसिकली है, आप अपनी ओरिजिनल लाइन को कैसे, ओरिजिनल शेप को कैसे दिखाओगे अपनी इस फाइनल प्रोडक्ट का। तो आप, ये एक मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है ना, थिन डैश डॉट लाइन से, सॉरी मैंने अगर डॉटेड बोला, ये थिन डैश डॉट लाइन से, ओके। चलो तीसरी चीज़ भी हमारी हो चुकी है। अब हम आते हैं चौथी चीज़ पे। अच्छा, सबने ओरिगेमी देखी होगी है ना, ओरिगेमी, ओके। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास एक ऐसी ओरिगेमी थी जिसकी शेप ऐसी सी कुछ नहीं थी, उसकी शेप थी कुछ ऐसी सी, ठीक है। और आप समझो उस ओरिगेमी के अंदर ना वो हमें जो छोटे छोटे पेपर से कट्स नहीं दिए होते, वो दिए हुए थे फोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब आप समझो कि मेटल्स की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, मेटल्स को भी हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, हम उन्हें बेंड कर सकते हैं। कैसे बेंड करते हैं वो हम करते हैं डैश डॉट लाइन से, लेकिन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डैश डॉट लाइन, ओके। चलो, और इस चीज़ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास एक मेटल का पीस था जिसको हमें बेंड करना था। कहाँ से बेंड करना था, हमें उसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बेंड करना था, ओके। तो आई होप इट्स क्लियर, ओके। अब आप समझो कि हमारे पास ना कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे मेरे पास इतना बड़ा मेरा पीस है, बस इतना बड़ा मेरा पीस है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें मैं खुद जानता हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं ना, आप समझो ये मेरा पीस था कुछ ऐसा सा, और ये जो डिटेल थी ना, यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल थी जो बहुत ही छोटी थी, मतलब वो दिख नहीं रही थी, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया ए। और फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिटेल ए, उसके साइड में या कहीं भी आप लिख सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने उसे बड़ा करके अच्छे से बना दिया और दिखा दिया, और फिर उसकी डायमेंशनिंग कर दी वो जैसे भी आपको करनी हो, और यहाँ पे मैंने फ्री हैंड लाइन का यूज़ करा है, ओके। और हाँ, इसके अंदर आपको फिर रेशियो भी लिखना होता है। अब आप समझो कि मैंने क्या करा, मैंने ये तो लिख दिया कि 1 था रेशियो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिटेल तो है मेरी ये डिटेल ए, और इसकी जो लेंथ थी, अब आप समझो इसकी जो लेंथ थी वो थी 1, तो लेकिन यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी वो हो जाएगी इसकी 5, क्यों, क्योंकि मैंने इसका रेशियो लिया है 5:1, ओके। और आप ऐसे इसकी सारी जो मेजरमेंट है वो आप लिख सकते हो, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे चौथे टॉपिक पे, जो कि है सेक्शनिंग, ठीक है। अब आप समझो कि मेरे पास, एक मिनट, मैं ना इसे ज़रा सा बड़ा करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, अब आप समझो क्या है कि मेरे पास ना एक बॉटल थी, ओके, और मैंने उस बॉटल को हैक्सॉ से काट दिया, ऐसे 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 ऐसे। अब मैंने बीच में से काटा तो इसके दो हिस्से हो गए, ठीक है। अब वो जो दो हिस्से हुए, एक तो था इसका बाहर का हिस्सा, मतलब दोनों हिस्से ऑफ कोर्स सिमिलर थे, सेम थे, बिल्कुल कह सकते हो आप कि मैंने बिल्कुल एकदम बारीकी से काटा है।
तो दोनों हिस्से सेम थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हिस्से से आपको दिखाऊंगा कि बाहर का कैसा दिखेगा और एक हिस्से से दिखा रहा हूँ कि अंदर का कैसा दिखेगा। तो जाहिर सी बात है, एक हिस्सा जो है अंदर का वो मुझे कुछ ऐसा सा दिखेगा कि मतलब यहाँ यहाँ जो था उसके मेटल था, ठीक है, और अंदर जो था वो हॉलो था। ओके, तो मैं उसे ऐसा सब दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब आप समझो कि अगर मुझे इसी चीज़ को अपनी टेक्निकल ड्राइंग में समझाना है ना, तो मैं उसे ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, कि एक सिलेंड्रिकल पीस था मेरे पास, ठीक है, और मैंने उसे हैक्सो से काटा है, तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। बेसिकली एक रेक्टेंगल तो दिखेगा ना मुझे, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करो, एक बॉटल है उसको अपने बीच में से काटा है तो एक रेक्टेंगल सा दिखेगा, है ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। और हम क्या करते कि जहाँ जहाँ हमारा मेटल था ना, मतलब जो पार्ट हॉलो नहीं था, या जो जो पार्ट्स पे मेरी जो हैक्सो है उसने टच नहीं करा था, उस पार्ट्स को ऊपर मैं क्या करूंगा, अपनी हैचिंग कर दूंगा, ठीक है। हैचिंग का एंगल जो है वो होता है 45 डिग्री। ओके, बस ये होती है आपकी नॉर्मल सेक्शनिंग। अब इसे रिप्रेजेंटेज कैसे करते हैं, अब आप समझो कि यही आपका एक सिलेंड्रिकल सा पीस था, ये आपका एक सिलेंड्रिकल पीस था, ठीक है, और आपने इसकी हैचिंग करी वही वाली, ठीक है। और अब आप क्या करोगी, अब आपको बताना है कि जो व्यूअर है ना, कि भाई देख, तेरे को ऐसे देखना है यहाँ से, ठीक है। अब आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, जो आपकी जो ये लाइन है जो बीच में जा रही है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो थिन डैश डॉट लाइन विद थिक एंड्स, ठीक है। वो ये वाली लाइन होती है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करती है आपका कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन कैसे, अब आप समझो कि जो ये लाइन थी ना, ये तो हमें 2D में दिख रही थी। अब समझो मैंने इसी फिगर को 3D में बनाया तो मेरे को कैसा दिखेगा, मेरा जो कटिंग प्लेन है ना, वो आप देखो, जो मेरी लाइन है ना, वो बेसिकली ये लाइन है मेरी, ठीक है, ये मेरी लाइन है, जो मैं अपना सेक्शन कह रहा हूँ ना, ए, उसके ऊपर ऐसे रीनेम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी लाइन दिखेगी, और ये मेरा जो है ना, ये जो पूरा आप देख रहे हो ऐसे 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 ऐसे, ये मेरा पूरा कटिंग प्लेन कहलाता है। ओके, चलो आओ, फिर हम आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेक्शनिंग पे। तो आप ये देखो, ये 13 फरवरी का काम था। ओके, टाइप्स ऑफ सेक्शनिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी, हाँ, ये जो होता है ना, ये एक फुल सेक्शन होता है जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके हाफ सेक्शन की। हाफ सेक्शन क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखो, अच्छे से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। हाफ सेक्शन होता है जब अब आपके पास जो वो सिलेंड्रिकल पीस था ना, आपने उसे पूरा नहीं काटा, आपने क्या करा है, बस उसे एक ऐसे कट दिया और ऐसा सा कट दिया है, तो जिसकी वजह से जो विजिबल पार्ट होगा वो आपको कौन सा होगा, वो पूरा सिर्फ और सिर्फ इतना विजिबल होगा। और जब आप इसको बनाओगे तो आप यहाँ पे दिखाओगे कि भाई यहाँ 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 हैक्सो चली है, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, इसके अंदर एक और डाउट आता है कि भाई एक बात तो बता यार, अगर मैंने इसे बनाया है तो चल माना मैंने यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जो मेरी यहाँ पे एक विजिबल एज भी तो बनेगी, विजिबल एज भी तो होगी यहाँ पे। तो देखो गाइस क्या होता है, क्योंकि हमारा जो ये पीस है ये एक सिलेंड्रिकल पीस है, तो इसके अंदर ये विजिबल एज हम नहीं दिखाते। ओके, तो विजिबल एज की जगह हम क्या दिखाते हैं, हम दिखाते हैं इसकी जो सेंटर लाइन होती है ना, डैश डॉट लाइन थिन, वो दिखाते हैं। और एक और रूल होता है सेक्शनिंग का कि हम इसके अंदर हिडन लाइंस को भी नहीं दिखाते, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पार्शियल सेक्शन के ऊपर। पार्शियल सेक्शन क्या होता है, पार्शियल सेक्शन होता है, समझो कि आपका एक जॉब था, ठीक है। ओहो, एक मिनट, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ तो नहीं, नहीं नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पार्शियल सेक्शन की, एक मेरे पास एक मेरे साथ ऐसा जॉब था, ठीक है, ये इसका आपका फ्रंट व्यू है। लेकिन जैसे ही मैंने इसका जो बॉटम व्यू देखा ना, तो बॉटम व्यू में मुझे दिखा कि यहाँ पे एक होल सा था, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है, ये देख पा रहे होगे आप कि ये मेरा फ्रंट व्यू था, टॉप व्यू था। और मैंने जब इसका बॉटम व्यू देखा तो मुझे यहाँ पे एक होल सा दिख रहा था, है ना। तो मुझे इसी चीज़ को अगर अपने टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि वो सिर्फ इसी साइड पे है ना, तो मैं पूरी चीज़ की सेक्शनिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ छोटे से हिस्से की, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से की करूँगा जहाँ पे ये मेरा होल है, ताकि मुझे ये होल भी दिख जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पार्शियल सेक्शनिंग। आप अच्छे से इसे अपनी मास्टर कॉपी में भी पढ़ सकते हो गाइज, मैं आपको मास्टर कॉपी से ही देख के पढ़ा रहा हूँ। फिर आता है हमारा लोकल सेक्शन। लोकल सेक्शन क्या होता है कि समझो वही है कि अगर आपका होल अगर बीच में है, साइड के होने के बजाय, तो आप उसे ऐसे दिखा दोगे फ्री हैंड करके, ठीक है ना। ये फ्री हैंड लाइन होती है, जो शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है ना, ऐसे अपना होल दिखा दिया, यहाँ पे सेक्शनिंग कर दी,
वैसे ही आपका लोकल सेक्शन में फ्री हैंड लाइन बनाई, बीच में मारा था होल। होल नहीं बोलेंगे, हाँ आप इसे कह सकते हो जो ड्रिल होती है ना M8 जो हमने करी वो सब करी है ना, तो उस आप समझो बस उसी तरीके का कुछ था। होल नहीं बोलेंगे तो फिर आप बोलोगे थ्रू होल थोड़ी होता है, थ्रू होल तो फिर दोनों तरफ से दिखेगा, नहीं थ्रू होल नहीं था। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ऑफसेट सेक्शनिंग पे। तो देखो गाइज ऑफसेट सेक्शनिंग क्या होती है कि अब आप समझो मेरे पास एक मेरा वर्क पीस था जो कुछ ऐसा सा था, ठीक है, जो कुछ ऐसा सा था, ठीक है, और इसका अगर मैं आपको वो व्यू दिखाऊं ना नीचे का बॉटम व्यू, आप यहीं देखो, मैं आपको यहीं पे मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, ये देखो आप देख पा रहे होगे कि कुछ ऐसा सा जा रहा है, कुछ ऐसा सा है, कुछ ऐसा सा है, और फिर कुछ ऐसा सा है, कुछ ऐसा सा है ना। तो जब ये सब चीज़ें हों और मैं इसको अगर मुझे इसे सेक्शनिंग करके दिखाना है, सेक्शनिंग व्यू में मेरे को अगर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो देखो एक तो तरीका है कि मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है ना। कैसे कि भैया देखो ये जो है मेरा मेरा पूरा पीस है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है मेरा पूरा का पूरा मेरा पीस है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी या तो नीचे की सेक्शनिंग में ये ऐसे दिख रहा है, और जो इसकी साइड की सेक्शनिंग है टॉप व्यू के साथ सेक्शनिंग करके दिखाओ तो ऐसे दिख रहा है, और जो साइड व्यू के साथ सेक्शनिंग करके दिखाओ तो वैसे दिख रहा है। या फिर आप इसकी जो है ना ऑफसेट सेक्शनिंग कर सकते हो कि आपने अपनी जो सेक्शनिंग लाइन है जहाँ जहाँ आपने हैक्सॉ चलाई उसको आप ऐसे दिखा दो, और फिर आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल वही आपका टॉप व्यू जो है उसे बनाओ, और बीच में एक अपनी जो ये लाइन है आपकी कटिंग प्लेन वाली लाइन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। रुको मैं दिखाता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट करके आप अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो एक ये भी तरीका होता है। ठीक है, ये भी आप गाइस पढ़ लेना, ये बेसिकली वो है कि आप अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं है ना, फिर उनकी जो सेक्शनिंग होती है, या फिर आप दूसरे मटेरियल्स को कैसे दिखा सकते हो, ठीक है, जैसे वुड हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, पोर्सलिन हो गया, ठीक है ना, इंसुलेशन हो गई, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को ऐसे दिखाओगे। ओके, तो ये फोर्थ टॉपिक था हमारा। अब हम आते हैं, एक मिनट टाइम में सेक्शनिंग बस इतनी थी। हाँ इतनी होगी, ठीक है, हाँ टाइप्स हो गए ना, हाँ ठीक है हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गाइस डायमेंशनिंग पर। तो डायमेंशनिंग क्या होती है कि हम एक चीज़ मान के चलते हैं डायमेंशनिंग के अंदर कि हम जो भी हमारी लेंथ बनाएंगे, हाइट बनाएंगे ना, उसके अंदर हमने कुछ अगर नंबर लिखा है 99, तो वो एज्यूम्ड होता है पहले से कि वो होगा। लेकिन अगर वो समझो नहीं है, ठीक है, तो फिर मतलब ये हम उसकी समझो वो हमने सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डायमेंशन लिखेंगे और उसके आगे हम सेंटीमीटर जो भी यूनिट है वो लिख देंगे। ओके, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किसी भी उस चीज़ की। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनरी वर्सेस नॉन फंक्शनरी, ठीक है। अब मैं उस चीज़ को ज़रा सा मैं बड़ा करना चाहूँगा क्योंकि ये फिर आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, इतना काफ़ी है। आओ, तो फंक्शनरी वर्सेस नॉन फंक्शनरी, ठीक है। अब इसका मतलब बहुत आसान होता है गाइस, आप ये देखो कि ये जो है ये आपकी एक लेथ मशीन का पीस है फॉर एग्जांपल, और क्या होता है कि ये जो मेरी है ना लाइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया 30, ओके, यहाँ पे फिर मैंने डायमेंशन लिखी है, फिर मैंने इसकी डायमेंशन लिखी, फिर मैंने इसकी डायमेंशन लिखी। ओके, तो अब क्या होता है कि ये हमारा एक नॉर्मल पीस है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उस चीज़ के लिए आपने टॉलरेंस भी रिवाइज नहीं करा ना मैंने, तो पहले आपको टॉलरेंस बता देता हूँ, ठीक है। तो अब आप समझो कि हम सब क्योंकि इंसान हैं, ठीक है, तो हम सब क्योंकि एक इंसान ही है, तो अगर हमें कोई ऐसी ड्राइंग दे रखी है किसी ने और हमें लिखा है कि आपको 45 बनानी है, आपको 90 बनानी है, तो भाई देखो हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, तो जाहिर सी बात है भाई हमसे 90 वो कभी 90 नहीं बनेगा, कभी 88 बनेगा, कभी 84, कभी 89, कभी 95। तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर बता देंगे कि भाई देखो आप एक इंसान हो, तो हम मानते हैं कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर देंगे कि आपको उस लिमिट के अंदर, उस सीमा के अंदर रहना है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम के अंदर हमारी लिमिट होती है 0.1 mm प्लस माइनस, इसका मतलब ये है कि आप 90.1 बना लो, 89.9 बना लो, लेकिन अगर आपने वही 89.6 बना लिया तो आपका वो गलत हो जाएगा, बेसिकली आपके नंबर डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ऑफ कोर्स गलत वो माना जाएगा। ओके, तो ये होती है टॉलरेंस, ठीक है। अब आओ हमारे मेन इस चीज पे आते हैं। अब आप समझो कि ये मेरा एक लेथ का ये मेरा एक लेथ का पीस है, ओके। तो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे इसकी
डायमेंशंस लिख दी, समझो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो अब मैंने क्या करा कि मैंने इसकी डायमेंशन तो दे दी, लेकिन मैंने इस पूरी चीज़ की जो है ना ये डायमेंशन आपको नहीं दिया। अब हम सब इंसान ही हैं और हमारी मैथ्स जो है थोड़ी बहुत अच्छी है, तो हम अच्छे से आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसकी कितनी लेंथ होगी टोटल। ठीक है, तो मैंने इसकी टोटल लेंथ समझो हो गई इसकी 40 30 70 70 20 90 और 90 10 100, ये हो जाएगी इसकी टोटल लेंथ। ओके, तो अब इसकी टोटल लेंथ तो हमारे पास 100 आ गई, लेकिन अभी पता है क्या है, मैंने आपको इसके साथ दे दी इसकी टॉलरेंस, मतलब प्लस माइनस 0.1 mm। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये बनाओ तो आप इस चीज़ को 10.1 बना सकते हो, मतलब 10.1 बना सकते हो, इसको 20.1 बना सकते हो, 30.1 बना सकते हो, 40.1 बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप इसकी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं ये 100 लिख रहा हूँ तो फिर ये मेरा पूरा 100 थोड़ी बनेगा, मेरा ये 100.4 बनेगा ना। तो बेसिकली इसकी जो लिमिट थी टॉलरेंस, अगर हम इसकी पूरी पूरी की टॉलरेंस बोले, अगर हम इस पूरी फिगर की जो टॉलरेंस है, इस पूरी की जो लेंथ में जो टॉलरेंस आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 0.4, मतलब प्लस माइनस 0.4, है ना। वो आएगी हमारे पास प्लस माइनस 0.4। ठीक है, तो वो हमारे पास टॉलरेंस आएगी। अब वही अगर मैं बात करूं कि अब आप समझो कि मैंने क्या करा, मैंने ना इस बार क्या करा, मैंने आपको ये वाली जो थी ना डायमेंशन, इसकी इसकी डायमेंशन नहीं दी, बाकी सबकी दे रखी है। इसकी 10 दे रखी है, इसकी 40 दे रखी है। ठीक है, और मैंने इसकी आपको लेकिन 100 दे दी। तो अब हम देखो, हम हमें पता ही है भाई कि भाई देखो ये 40 है, ये 30 है, ये 10 है, तो मतलब ये टॉप का जो होगा ये 20 ही होगा, है ना। लेकिन ये 20 मैंने आपको दिया नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि मेरी जो टॉलरेंस है वो 10 में लगेगी, वो 30 में लगेगी, वो 40 में लगेगी और 100 में लगेगी। मतलब मेरी जो फाइनल जो मेरे पीस होना चाहिए ना वो 100.1 होना चाहिए, या 100 या फिर 99.9 होना चाहिए। मैंने टॉलरेंस है आपको ऊपर दी हुई है 0.1 mm प्लस माइनस। ठीक है, तो ये मैंने आपको दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो टॉलरेंस, मतलब मेरी जो ये लेंथ होगी वो 100.1 होगी या 99.9 होगी। मेरी ये लेंथ चाहे 10.9 हो, आई मीन 10.1 हो या 9.9 हो, 30.1 हो या 30 या फिर 29.9 हो या 39.9 हो या 40.1 हो। ठीक है, इन सब में से मेरी कोई भी लेंथ हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मेरी जो मेन लेंथ है वो 100.1 हो या फिर 100 या फिर 99.9 हो, मतलब इन दोनों के बीच में ही मेरी होनी चाहिए। ओके, तो अब मेन बात करते हैं फंक्शनरी और नॉन फंक्शनरी के बीच में, कि फंक्शनरी वो होती हैं जिनकी डायमेंशन आपको दी हुई है। जैसे यहाँ पे मेरी जो मैंने 100 लिखा हुआ था, तो ये मेरी एक फंक्शनरी बन गई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो टॉलरेंस है ना वो 0.1 ही लग रही है। नहीं तो जो पहले मैंने फिगर बनाया था, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर मैंने आपको इसकी डायमेंशन नहीं दी थी, तब मेरी जो लेंथ की, जो टोटल लेंथ की जो मेरी टॉलरेंस थी वो 0.4 थी, है ना। मतलब मेरे को टोटल लेंथ से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए मैं उसको नॉन फंक्शनरी बोलूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई हो। तो अब आओ, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जिसको बेसिकली कहते हैं कि आप डायमेंशनिंग कैसे करो। तो देखो, मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई भी अपना, अब आप समझो वर्क पीस बना रहे हो, ठीक है, और उस वर्क पीस का जो ड्राइंग चार्ट दिया जाता है ना, तो उस वर्क चार्ट में मतलब इसी जो आपका ड्राफ्टिंग पेपर दिया जाता है ना, तो उस पेपर के अंदर आपकी जो डायमेंशंस है ना, या तो आप उन्हें ऐसे पढ़ो, मतलब आप ऐसे अपना ए लिखो, या आप मतलब नहीं नंबर लिखो जो भी लिख रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखो। ठीक है ना, मतलब ताकि आप उसे या तो राइट साइड से पढ़ो, या तो फिर आप इसे ऐसे स्ट्रेट वर्टिकली पढ़ो। ठीक है, और कोई डायमेंशंस हम नहीं लिखते। फिर हम आते हैं हमारे लीनियर या सीरीज डायमेंशंस में। वो क्या होती है, मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी, सारे के सारे जो मेरी जो नंबर है ना, इसके जो मेरी डायमेंशंस है, मेरी जो मेजरमेंट है, वो सब एक सीधी लाइन में है, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। वहीं अगर मेरी सारी जो डायमेंशन है मैंने उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ना, अलग अलग लेवल्स की तरह, तो उसे मैं पैरेलल बोलता हूँ। ठीक है, फिर आती है कंबाइंड। कंबाइंड मतलब मैंने दोनों का उपयोग करा है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने इसे सारे में जो है वो मेरी लीनियर आ गई, और यहाँ पे मेरी जो है ये लेवल्स में आ गई, मतलब पैरेलल में आ गई है। ठीक है, फिर होती है मेरी चौथी, जो कि होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, समझो मेरा एक ऐसा सा वर्क पीस था, ऐसा सा कुछ मेरा वर्क पीस सा था।
ठीक है, ऐसा कुछ मेरा वर्क पीस था और मैंने उस वर्क पीस के अंदर क्या करा, इस पॉइंट को 0 मार्क कर दिया, इस पॉइंट को 0 मार्क कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से पूरा आगे तक गया हूँ और मैं यहाँ से पूरा आगे तक गया हूँ। ठीक है, और मैंने उसको कोऑर्डिनेट वाइज नेम कर दिया, मतलब ये 10, ये 20, ये 40। तो मतलब अगर मेरे को निकालना है कि मेरा इसके बीच में और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा, 40 माइनस 20, तो मेरे को मेरी लेंथ मिल जाएगी जो कि आपके 20 के ही बराबर है। वो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। फिर एक आता है आपका, एक और आता है स्टेप डायमेंशन जिसे कहते हैं। स्टेप डायमेंशन होता है कि अब आप समझो कुछ ऐसा वर्क पीस था आपका और आपने उसकी बीच की डायमेंशन थी, उसको मतलब कोई भी एक मार्क था, आपने उसको 0 मार्क कर दिया। अब जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा आपने, जैसे ये 0,0 है तो इसके यहाँ से जो होता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है ना, कुछ ऐसे ही सब पढ़ा होगा आपने अपनी मैथ्स के अंदर। तो बस वही हम यहाँ पे लगा देते हैं कि यहाँ से आगे वाली हमने प्लस में ले ली, यहाँ से आगे वाली हमने माइनस में ले ली, और वो जैसे यहाँ पे +15 या -15 या +20, 25 या -20, मतलब ऐसी कुछ। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारी तीसरी चीज़ में जो कि है ऑक्सिलरी डायमेंशंस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे ये मेरा एक वर्क पीस था कुछ ऐसा सा, ठीक है, और मेरा उस वर्क पीस के अंदर मैंने ये सेंटर लाइन थी मेरी, ठीक है, उस सेंटर लाइन को बेसिकली मेरे को इस चीज़ की जो डायमेंशन है ना वो देनी थी। तो मैंने क्या करा, मैंने उसे ऐसे दो अपनी हैचिंग, मैंने ऐसे दो अपनी डायमेंशनिंग के लिए लाइन बनाई, कंटिन्यूअस थिन लाइन, और उसके ऊपर मैंने अपना ऐसे एरो वाली लाइन बना दी और फिर मैंने उसे नेम कर दिया ऑक्सिलरी के थ्रू। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने अपनी डायमेंशन लिख दी, जैसे 10 लिखी हुई है मैंने, बस। ये होता है आपका ऑक्सिलरी डायमेंशंस। फिर होता है आपका कि हाँ, कि जैसे आप समझो कुछ मेरा ऐसा सा पीस है, कैसा सा, ऐसा सा कुछ पीस है मेरा। ठीक है, अब मेरा ये ऐसा सा जो पीस है, मेरे को इसमें क्या करना है कि ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और मैंने इसकी सेंटर लाइन बना दी। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस सेंटर लाइन को ही यूज करके डायमेंशनिंग कर सकता हूँ। ठीक है ना, डायमेंशनिंग के लिए सेंटर लाइन आप समझते हो ना कौन सी होती है, वो होती है डैश डॉट लाइन, ये वाली। अरे भाई बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। ये वाली, ये होती है आपकी सेंटर लाइन। ठीक है ना, तो इसको यूज करना होता है आपको अपनी डायमेंशनिंग के लिए। फिर हम आ जाते हैं, हाँ, जैसे अभी हमने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को बारे में पढ़ा था ना, कि सिमेट्री मतलब जो ये पूरा सा एक समझो ये कुछ ऐसा सा पीस था, तो हमने इसका ये वाला पार्ट नहीं बनाया, हमने सिर्फ इसका ये वाला पार्ट बनाया है। तो उस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो मेरी जो डायमेंशन है ना, मैं उसको भी ऐसे ही बनाऊंगा। कैसे, मैंने क्या करा, ये समझो ये जो है ना, ये मेरा जो ये है मेरा वर्क पीस। ठीक है, और मैंने इसकी डायमेंशन को मार्क करना है, तो मैं अपना जो एरो है ना, जैसे हम दोनों तरफ बना देते हैं ना, तो हम दोनों तरफ नहीं बनाएंगे, उसका जो एरो का हेड होता है हम उसे सिर्फ एक ही तरफ बनाएंगे। मतलब हम इसे ऐसे बनाएंगे जैसे कि यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली जा रहा है ना यार, है ना, तो कंटिन्यूअसली जा रहा है, तो इसलिए हम उसे ऐसे डिपिक्ट करके दिखा सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एंगुलर। अब आप समझो, अब मेरा कोई एंगल सा था, ये मेरा एक एंगुलर कुछ था और मेरे को इसे डायमेंशन देनी थी, तो मैं क्या करूंगा, इसी को ही ऐसे आगे एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा और बीच में मैं मेरा जो एरो के लिए ना, उसी सेम अपना जो सेम उस पे एंगल पे, ठीक है ना, सेम सेंटर से, समझो ये सेंटर था, तो कंपास की लाइन, कंपास की लेंथ को थोड़ा जरा सा बड़ा करके, मतलब पहले इतना था ना, इसको आगे ले गए, हमने इतना बड़ा कर दिया और वहीं से हमने सीधा ऐसे लाइन खींच दी। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप अपनी एरो को। और यहाँ पे आप इसकी डायमेंशन लिख दो, कैसे, समझो 10 डिग्रीज था। ओके, और फिर आप समझो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि ये मेरा पीस था, तो मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींची है, बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर मैंने सेम सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को, मतलब किसी भी दो पॉइंट्स को ऐसे अपने कंपास से कनेक्ट कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे डायमेंशन दे दी, समझो ये भी आपका 10 डिग्री ही था। ओके, ऐसे दे सकते हो आप। फिर आप समझो कि कोई एक मेरा ऐसा सा मेरा कुछ मेन पीस था। अब उस मेन पीस के बारे में अब कुछ ऐसा सा उसका सर्कुलर सा कुछ उसका अजीब सा कुछ शेप थी, तो मैं उसको अगर दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे बताऊँ, तो ये देखो, ये है एक्चुअल में मेरा पीस, जो मैं भी ग्रीन हाइलाइटर से आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या करा कि मेरे को ये एक चीज़ पता चल रही है कि एक तो मेरा ये है एक सर्कल का हिस्सा, मैं रेड से दिखाता हूँ, एक मेरा ये है सर्कल का हिस्सा, ठीक है, एक मेरा ये है सर्कल का हिस्सा, ठीक है, और एक जो है ना मेरा ये है, ये वाला जो है ना, ये भी मेरा एक सर्कल का ही हिस्सा है। तो अब मैं इसका तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया दोनों को आर आर से, लेकिन अब मेरे को अगर इसको रिप्रेजेंट करना है ना बड़े वाले को, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरी एक
इसी सिमेट्रिक मतलब ऐसी एक लाइन जो होती है ना उसको बनाऊंगा, और फिर मैं एक ऐसा सा डब्ल्यू सा बनाऊंगा यहाँ पे, और उस डब्ल्यू के साथ साथ मैं उसे ऊपर तक ले जाऊंगा, और मैं अपना जो रेडियस है उसको मैं लिख सकता हूँ। बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका जो सेंटर है ना बेसिकली ये है, ये इसका सेंटर है। ओके, तो और फिर हम आ जाते हैं हमारी 8th पे। एक मिनट गाइस। ओके, तो हाँ, तो हम यहाँ थे कि अब आप समझो ना, हम 8th पार्ट पे आ गए थे। हाँ, अब आप समझो कि मेरा क्या है, मेरा जो एक वर्क पीस है ना वो कुछ ऐसा सा है, ठीक है। मतलब ये कुछ उसकी सी अजीब सी शेप है। तो मैंने इन सब चीज़ों की तो आप समझो मैंने डायमेंशन दे दी, लाइन बना के ये सीरीज़ में दे दी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो ये मेरा ये वाला जो पार्ट था ना, मैं आपको ग्रीन हाइलाइटर से दिखाता हूँ। अरे भाई, ये वाला जो मेरा पार्ट था ना, जो कुछ ज़्यादा गंदा हो गया यार। ओहो, पूरा हैंग हो रखा है यार, क्या बात है। अ, अ, ना ना ना, हाँ ठीक है। तो अब ये जब देख रहे हो ना, ये वाला जो था ना मेरा पार्ट, इसकी जब मैं डायमेंशन के लिए लाइन बनाई ना, तो क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मैं एरो तो बना ही नहीं पाया। अब मैं एरो क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि भाई ये बहुत ही छोटी जगह है अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है ना, ये बहुत ही छोटी जगह है। अब इतनी सी जगह के अंदर मैं एरो बनाऊं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब वो अलग बात है, अगर ये स्क्रीन होती तो हम ज़्यादा जूम कर लेते, उसमें बना देते। पर अगर आप रियल लाइफ में हो तो उसमें जूम तो पॉसिबल है नहीं। तो आप क्या करोगे, आप एरो की बजाय डॉट बना दोगे। मतलब अगर आपकी कोई ऐसी सी डायमेंशन है जिसके अंदर आप एरो नहीं बना पा रहे, तो आप उसके अंदर डॉट बना दोगे और उसे आप ऐसे सेव कर सकते हो अपनी लाइन को, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने फिर आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा छठा टॉपिक था, छठा पेज। फिर हम तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि अगर आपको किसी भी सर्कल का डायमीटर बनाना है तो आप डायमीटर के लिए ये वाला फाई यूज़ करोगे। अगर आपकी कोई ऐसी फिगर है, ठीक है, उसका फिगर का अगर आपको कुछ स्क्वायर सा है तो आप उसकी डायमेंशन जो है स्क्वायर के थ्रू यूज़ करके दिखा दोगे। वही अगर आपका कोई सर्कल है, उसका कुछ रेडियस सा है, आर है, तो आप उसको रेडियस को आर से लिख के और फिर उसके आगे जो रेडियस की डायमेंशन है वो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे R20। मैंने जैसे आपको याद हो तो आपको दिखाया भी था एक अपनी फिगर में बना के, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, अब ये क्या है कि अब आप समझो कि मेरा एक ऐसा सा वर्क पीस है और उसके अंदर ना मेरे बहुत ही छोटे छोटे सर्कल है। अब देखो इतना छोटे हैं कि इसमें दिख भी नहीं पा रहे ढंग से। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे छोटे से सर्कल है ना, मैं सिर्फ एक की डायमेंशन दे दूंगा, ठीक है। समझो ये मेरा छोटा सा सर्कल था और मैंने सिर्फ और सिर्फ इस एक की डायमेंशन दे दी। कितनी, इस एक की डायमेंशन दे दी आप समझो 2 × 3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फाई का सिंबल बना दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो, मेरी जो इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ऐसे एक ये है और एक ये है, मतलब दो हैं। ओ सॉरी सॉरी, गलत बना दिया, गलत सर्कल बना दिया मैंने। मतलब ये कि मेरा एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है ना। तो अब ये जो मेरे दो सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल के लिए मैंने ये 2 लिखा है। मतलब अगर मेरे यहाँ पे 3 सर्कल होते तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता, ओके। और मैंने जो ये बाद में 3 लिखा है, ये बेसिकली इनका रेडियस को बताता है कि दोनों का जो रेडियस है वो 3 ही है, दोनों सेम ही है। सिमिलरली इट गोज फॉर द बिगर सर्कल्स, ठीक है। मैं सिर्फ एक की डायमेंशन दूंगा, ये सर्कल बनाया, इसकी डायमेंशन दे दी मैंने 5, 2 × 10। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं दो ये सर्कल है, ऐसा सा सर्कल है और ये दो सर्कल हैं टोटल जो मेरे फिगर में है, और उन दोनों की डायमेंशन जो है वो 10 है। अब इस चीज़ को आप ABCD की मेथड भी मतलब आप कर सकते हो। जैसे यही सेम सर्कल है मेरे पास, 1 और 2, और एक बड़े वाला सर्कल है। समझो मैंने इनके नाम दे दिया B और Z, इन ऐसे मार्क करके, ठीक है ना। और फिर मैं उसे लिख सकता हूँ कि Z की जो है मेरी जो वैल्यू है 5, 10 है, और B की जो वैल्यू है वो मेरी है 5, 5। मतलब क्या कि जो मेरा डायमीटर है इनका 10 है, उसका डायमीटर मेरा 5 है, ओके। तो आप ऐसे भी इस चीज़ को बना सकते हो, ओके। तो मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब जो एक टॉपिक रह गया है लास्ट, वो है ये वाला, ठीक है। अब आप ये समझो कि मेरे पास एक ऐसी सी फिगर थी, ऐसी सी मेरे पास एक पीस था, मेरा मेटल का पीस था। तो मैंने क्या करा है कि मैंने ना यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक तो बनाया और उसके अंदर लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि जो मेरी ये वाली लेंथ है ना, यहाँ पे 3 है,
3 बार आ रही है ना, 1 2 3, तो 3 इंटू 15, ठीक है ना, इक्वल टू कितना 45। ओके, तो मतलब ये कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि अगर ये आपकी चारों बिल्कुल इक्वल लेंथ है तो आप इसको ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हो। दूसरा वही आ जाता है कि अगर आपका कुछ सर्कुलर सा चीज़ है, सर्कुलर सा आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप उसके अंदर भी आपकी 1 2 3 4 डायमेंशन है, तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू, अब आपको एक दो जो आपके है ना ऐसे सर्कल्स, उनके बीच का गैप कितना है 15 डिग्री है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15 डिग्री, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 60 डिग्री, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसको भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हाँ, कि अगर आप समझो कि आपके पास कुछ ऐसा-सा वर्क पीस है, ठीक है। अब इसकी वैसे से जो वर्क पीस है, इसकी जो बाहर की चीज़ें हैं वो कुछ ऐसी सी हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ इतना पार्ट ऐसा-सा हॉलो सा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने उसकी सेक्शनिंग करी हुई है आधे पार्ट में, और मैं दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये मेरा हॉलो है, ठीक है। तो और ये मेरा जो है ये मेरा बाहर से दिख रहा है। तो अब ये क्या कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसी डायमेंशनिंग करते हो तो आपको आउटसाइड की डायमेंशनिंग अलग करनी है और इनसाइड की अलग करनी है, तो ही ये सही तरीका है। नहीं तो फिर आपका गलत तरीका होगा कि अगर आपने सब कुछ एक साथ ही मिला दिया, खिचड़ी बना दी, तो ये बिल्कुल गलत तरीका माना जाएगा, ठीक है। फिर हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, ये है कि अगर आपको अपनी चैम्फरिंग के बारे में दिखाना है तो आप इसे कैसे कैसे दिखा सकते हो। आप इसे ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये एंगल दिखा दिया आपने, आपको ऐसे समझो यहाँ पे मेरी 30 डिग्री है और जो इसकी लेंथ है वो मेरी 2 mm है, ठीक है। वैसे